नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 22 चल रहा था। तो ये जो है चैप्टर का आखिरी पोर्शन है। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब पावर और फंक्शन क्या है हमारे पार्लियामेंट का। तो दोस्तों हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 तरीके से पावर का डिवीजन किया गया है। तब हम सभी को सॉरी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट का, जो हमारी पार्लियामेंट है वो किस पे लॉ बना सकती है। लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, लॉ बनाना, ठीक है। तो पार्लियामेंट किस पे लॉ बनाएगी। तो देखिए, जो हमारा 7 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या दिया गया, उसमें 3 लिस्ट है, ठीक है। कौन कौन से लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट के रहेंगे उस पर कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय इसमें 97 सब्जेक्ट थे। अब देखिए, जो भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो बच गए, वो सब्जेक्ट जो तीनों ही लिस्ट, मतलब जो हमारा स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, तीनों में ही नहीं रखे गए हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो उस पर कौन लॉ बनाएगा, उस पर भी जो लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। अब देखिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट हैं। शुरू शुरू में थे 47, उस पर भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब देखिए, आगे बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। अब स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस रखे गए हैं कि ये कुछ कंडीशंस रखे हैं। कब, मान लीजिए कि जब राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, उसके लिए तब हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पे, या फिर जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट कर रहे हो पार्लियामेंट को कि आप इस सब्जेक्ट पे लॉ बना दीजिए, तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना देगी। या फिर जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो कब लॉ बनाएगी स्टेट लिस्ट पे, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या ट्रीटी है या फिर कोई कन्वेंशन है, उसको लागू करना है। तब अगर उसको लागू करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना, तो हमारी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना देगी। या फिर जब भी प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा किसी स्टेट में, तब भी हमारी पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए उस स्टेट की स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगी, ठीक है। मतलब लेजिस्लेशन का पावर उस स्टेट का हमारी पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। अब देखिए, हमारा प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करता है आर्टिकल नंबर 123 से। अब ये कब ऑर्डिनेंस हमारा प्रेसिडेंट इशू करता है, जिस समय हमारी जो पार्लियामेंट रहती है वो रिसेस पे रहती है, मतलब छुट्टी पे रहती है, जब सीटिंग नहीं होती हमारे पार्लियामेंट की। अब देखिए, जब जैसे ही हमारे पार्लियामेंट की सीटिंग होगी, उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारी पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को अगर अप्रूव नहीं किया, तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। और पार्लियामेंट लॉ बना के क्या करती है, ऑथोराइज करती है एग्जीक्यूटिव को कि ये लोग जो हैं रूल और रेगुलेशन का फ्रेमवर्क करें, जिससे कि ये जो लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया उसको लागू किया जा सके। अब देखिए, इसलिए हमारा जो लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट का, उसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है दोस्तों। और जो भी रूल और रेगुलेशन जो है पार्लियामेंट हमारे जो एग्जीक्यूटिव जो बनाएंगे पार्लियामेंट के लॉ को लागू करने के लिए, उसको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है, पार्लियामेंट उसका एग्जामिनेशन करती है। अब देखिए, जो आगे की जो बातें हैं, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है पार्लियामेंट की। तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें क्या दिया गया है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी। तो देखिए, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट के तरफ जो भी उनके द्वारा पॉलिसी और एक्ट बनाए जाते हैं। जो हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, तो देखिए, जैसे कि जो क्वेश्चन आवर होता है, या 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फ्रेंस मोशन, सेंश्योर मोशन, या फिर जो और भी तरीके जो डिस्कशन है, अदर डिस्कशन। तो ये सभी चीज़ें ये सभी टर्म्स मैंने आपको इसी चैप्टर्स में डिस्कस कर दिए इसके प्रीवियस पार्ट में। तो इस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है।
उसका देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो सुपरवाइज भी करती है एग्जीक्यूटिव को। कैसे सुपरवाइज करती है? कमेटी के द्वारा, जैसे कि जो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, या फिर कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, या फिर कमेटी ऑन पिटिशंस एक्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए होता है। तो देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हमारे जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो कब तक अपने पद पे बने रहेंगे? जब तक कि उनकी मेजॉरिटी रहती है लोकसभा में, ठीक है, तभी तक वो मिनिस्टर रहेंगे। मतलब जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो उनको उनको रिमूव कर दिया जाएगा। कब रिमूव कर दिया जाएगा? जब उनकी लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास अगर हो जाता है तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिमूव हो जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा कि जो है लोकसभा में जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्फिडेंस में लैक हो गया है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, कॉन्फिडेंस में कमी हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं रह गई है। तो मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो मोशन ऑफ थैंक्स जो कि प्रेसिडेंट का इनॉग्रल एड्रेस होता है, अगर वो पास नहीं होता है तब फिर गवर्नमेंट का ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हो गई, या फिर मनी बिल रिजेक्ट हो जाए, या फिर कोई सेंसर मोशन या एडजॉर्नमेंट मोशन पास हो जाए, या फिर डिफीट हो जाए गवर्नमेंट का किसी वाइटल इशू पे, या फिर कट मोशन पास हो जाए। कट मोशन अभी मैंने आपको बजट वाली इससे जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप ये कह सकते हैं जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है कि कौन सा ग्रुप जो है गवर्नमेंट बनाएगा। अब डिसाइड करने मतलब ये हो गया कि जिसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी रहेगी वही जो है गवर्नमेंट बनाता है। अब चलिए आगे बात करेंगे फाइनेंशियल पावर क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोई भी टैक्स जो है कलेक्ट नहीं कर सकता है, लिवाइव नहीं कर सकता है, या कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है जब तक कि हमारे पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिल जाए, और टैक्स वही कलेक्ट करेगा जिस अथॉरिटी को डिसाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो भी बजट होता है साल का उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट होती है, जो गवर्नमेंट के जो भी स्पेंडिंग होते हैं, जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहते हैं उसको स्क्रूटिनाइज करती है, मतलब चेक करती है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? फाइनेंशियल कमेटी के द्वारा, जैसे कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सभी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अगला जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या पता चलता है? मान लीजिए कोई इलीगल या इरेगुलर या फिर अनऑथोराइज्ड या फिर कोई इम्प्रॉपर वेस्टेज किया गया है पब्लिक का मनी का, तो वो पता चल जाता है पार्लियामेंट को हमारे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल मैटर किस तरीके से ऑपरेट करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बजटरी कंट्रोल। अब ये किस तरीके से होता है? कंट्रोल बिफोर अप्रोप्रिएट, मतलब जब भी ग्रांट दिया जाएगा तो आपको पता है वोटिंग कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसका बजटरी कंट्रोल मतलब जिस समय हमारे यहाँ पे जब बजट जब पेश किया, पोस्ट बजटरी मतलब जब बजट जब पेश कर दिया जाता है उसके बाद, तो उसके बाद किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? अप्रोप्रिएशन फॉर ग्रांट ऑफ ग्रांट के द्वारा हमारी जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल पावर को कंट्रोल करती है। ठीक है, और कितने फाइनेंशियल कमेटी हैं? उसके लिए 3 फाइनेंशियल कमेटी हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी बजट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी, मतलब साल भर का एक बजट पेश होता है। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है मनी ग्रांट करती है गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब खर्चा प्रोवाइड करती कितना एक्सपेंडिचर लगेगा। अब देखिए अगर जो ग्रांटेड मनी है वो स्पेंट मतलब पूरा खर्च नहीं हो पाया उस फाइनेंशियल ईयर में, तो जो भी बैलेंस बच जाएगा, ठीक है, और वो बैलेंस कहाँ चला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और इसको क्या बोला, इस रूल को क्या बोला जाता है? रूल ऑफ लैप्स। तो अब आपको एग्जाम्पल तौर से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 100 रुपये जो है पार्लियामेंट ने ग्रांट किया गवर्नमेंट को, ठीक है, खर्च करने के लिए। 100 में से मान लीजिए 95 रुपये ही हमारी गवर्नमेंट ने खर्च किया। 5 रुपये अगर बच जाता है तो वो 5 रुपये गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा, वो 5 रुपये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। अब मतलब ये हुआ कि जो अब अगला जो फाइनेंशियल ईयर जब लागू होगा, जब फिर से जब हमारी जब पार्लियामेंट जब गवर्नमेंट को जब पैसे प्रोवाइड कराएगी, बजट जब पास होगा, तो फिर से अगर 100 रुपये अगर मिलते हैं तो वही 100 ही रुपये रहेंगे। जो पिछले साल के जो 5 रुपये जो बच गए थे वो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो लैप्स हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे मैं बात करूँ, ये जो मार्च रर्स लिखा हो इसमें क्या है कि मान लीजिए जिस समय जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज जब होने वाला रहता है, जब ख़त्म होने वाला रहता है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है? उसके पास जो भी पैसे बचे होते हैं उनको जल्द से जल्द कोशिश करती है कि खर्च कर दे।
क्योंकि आपको पता है मार्च रस का मतलब क्या होगा, मार्च मतलब मार्च जो है हमारे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ होता है, तो मतलब मार्च के महीने में सब कुछ खत्म कर दें, जो भी पैसे बचे नहीं तो वो पैसे क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। अब देखिए बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी कर सकती है, ठीक है, आपको ये बात भी पता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट, जो ज़्यादातर पार्ट अमेंड किस तरीके से किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, a majority more than 50% of the member of each house and a majority of not less than 2/3 of the member present and voting in each house। तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही सॉरी पहले ही डिस्कस कर रखी। अब देखिए कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी मतलब चेंज करती है हमारी पार्लियामेंट, और कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट अमेंड करती है, मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फेडरल पार्ट को अगर अमेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के हाफ, मतलब जितने स्टेट हैं उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट का कंसर्न, मतलब उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है। अब कैसे लेनी पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो प्रोसेस होता है अमेंडमेंट का, वो दोनों ही किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में स्टार्ट नहीं होगा। देखिए एक एक्सेप्शन ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजोल्यूशन पास हो सकता है। मान लीजिए जब उसको रिक्वेस्ट करना हो कि वो जो स्टेट है वो अपने यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहे या फिर ख़त्म करना चाहिए, चाहे उसको एबॉलिश करना चाहे, तब वो जो है रिजोल्यूशन पास करके फिर पार्लियामेंट को भेजती है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट का, मतलब जो अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का पार्लियामेंट का जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा जो पार्लियामेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविज़न है ये कहाँ से आया, ये आया केशव आनंद भारती का जो केस हुआ था 1973 में, वहाँ से आया। और इसको दोबारा से कब रिअफर्म किया गया, मिनर्वा मिल केस, जो कि 1980 में हुआ था। अब देखिए दोस्तों जुडिशल पावर की बात करें तो जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके जुडिशल पावर में क्या क्या है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, मतलब हटा सकती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे, या फिर वो वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है, या फिर वो रिकमेंड कर सकती क्या, रिमूवल ऑफ जजेज, यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कैग है, ठीक है, उन सबको भी रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। या फिर जो भी आउटसाइडर है या कोई मेंबर है, अगर वो पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट करता है या ब्रीच करता है उसके प्रिविलेजेस का, तब भी उसको पनिश कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्टोरल पावर की बात करें तो जो पार्लियामेंट है हमारी वो पार्टिसिपेट करती कहाँ पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। तो इसमें तो लोकसभा करती है, और राज्यसभा के चेयरमैन और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के उसमें कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। तो देखिए जो उसके बाद यही नहीं, हमारी जो पार्लियामेंट है उसने इलेक्शन के लिए एक्ट भी बनाए, कौन कौन से थे, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। अब देखिए अदर प्रोविजन की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी है, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर। जो भी तीनों टाइप की जो इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही अप्रूव कराना पड़ता है। और प्रोक्लेम कौन करता है, लगाता कौन है, प्रेसिडेंट। अब देखिए जो पार्लियामेंट है वो क्रिएट कर सकती है, एबॉलिश कर सकती है स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है, लेकिन कब करेगी, जब उस स्टेट के जो स्टेट है वहाँ से रिकमेंडेशन आएगा तभी। अब देखिए जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, उसके बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उसके नाम को चेंज कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों अब आगे हम बात करें, जो हमारी पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा, क्या जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, और यहाँ तक कि वो दो या दो से अधिक स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। अब देखिए दोस्तों अब बात करेंगे इनएफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों आपको ही पता होगा कि इफेक्टिवनेस मतलब ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो पार्लियामेंट जो कंट्रोल करती है उसी को बताया गया कि वो इनफेक्टिव है, मतलब वो खाली थ्योरेटिकल है, रियल में
वो जो है कंट्रोल नहीं कर पाती हमारी पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर। तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कौन चलाता है, जो जिनका जो लोग मेजोरिटी में रहते हैं पार्लियामेंट में, जब मेजोरिटी में वही लोग हैं जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो वही सब बातें यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए अब हम बात करेंगे जो हमारी राज्यसभा उसका पोजीशन क्या है। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसको हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है राज्यसभा को, उसको हम लोकसभा से कंपेयर करेंगे 3 एंगल से। सबसे पहले वो प्रोविजन देखेंगे जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है। उसके बाद वो प्रोविजन देखेंगे जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा अनइक्वल है। उसके बाद वो प्रोविजन देखेंगे जहाँ पे लोकसभा के पास स्पेशल स्पेशल पावर है जो कि लोकसभा के पास नहीं, मतलब राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं इक्वल स्टेटस कहाँ कहाँ पे है लोक राज्यसभा का लोकसभा के साथ। मान लीजिए कि अगर इंट्रोड्यूस करना या पास करना ऑर्डिनरी बिल, या फिर इंट्रोड्यूस या पास करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, या फिर इंट्रोड्यूस या पास करना है फाइनेंशियल बिल, जिसमें क्या हो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो किसका, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, या फिर इलेक्शन करना या इम्पीचमेंट करना हो प्रेसिडेंट का, तो वहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा का इस सब प्रोविजन में इक्वल स्टेटस है। या फिर इलेक्शन और रिमूवल करना हो वाइस प्रेसिडेंट का, तो देखिए यहाँ पे लेकिन राज्यसभा जो है अकेले ही वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को इनिशिएट कर सकती है, और एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है राज्यसभा में किसके रिमूवल के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के स्पेशल मेजोरिटी, और लोकसभा भी अग्री करे, कैसे, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अग्री कर जाए तब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये रिकमेंडेशन दे सकती है प्रेसिडेंट को कि जो है ये रिमूव कर दें किसको, चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, कमिश्नर। तो इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा का पावर इक्वल है। या उसका देखिए जब अप्रूव करना होगा प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया गया ऑर्डिनेंस को, तो उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा का पावर इक्वल है। जब इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना होगा, अप्रूव करना होगा, तो भी जो लोकसभा और राज्यसभा का पावर इक्वल है। जब मिनिस्ट्री को जब सिलेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री करना पड़ेगा, जब मतलब जब जो मिनिस्टर्स उनका जब सिलेक्शन जब होगा, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी लेके, तो उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा इक्वल है। उसके बाद देखिए जो भी रिपोर्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा आएगी, फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग के द्वारा, तो वो सब रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश की जाती है। उसका देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके जुरिस्डिक्शन को बड़ा करना, इनलार्ज करना, या फिर यूपीएससी के, तो उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा का जुरिस्डिक्शन मतलब पावर इक्वल है। अब देखिए अनइक्वल स्टेटस देखेंगे लोकसभा का कहाँ पे है, मतलब कि राज्यसभा के पास पावर कम है एज कम्पेयर टू लोकसभा। तो देखिए जब भी कोई मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना होगा तो उसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर है, राज्यसभा मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ उसको जो 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में दोबारा से उस मनी बिल को भेजना पड़ता है, और वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। अब देखिए दोस्तों जो लोकसभा है वो चाहे तो जितने भी रिकमेंडेशन जो मनी बिल से रिलेटेड थे उसको माने या फिर ना माने। ठीक है, तो किसके पास पावर ज़्यादा आ गई, लोकसभा के पास। राज्यसभा के रिकमेंडेशन को माने या फिर ना माने वो लोकसभा की मर्जी है। अब देखिए दोस्तों जो भी फाइनेंशियल बिल जिसमें कि जो कि आर्टिकल 110 से मतलब जिसमें आर्टिकल 110 की चीज़ें नहीं आएंगी, वो भी इंट्रोड्यूस कहाँ पे होंगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगी और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। लेकिन देखिए इसमें जो है इसको जो है दोनों ही हाउस में पास करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा, लोकसभा में ही होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, मतलब वो कौन से फाइनेंशियल बिल जिसमें मनी बिल के तो मैटर रहेंगे, साथ में कुछ जनरल मैटर भी रहेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो फाइनल पावर डिसाइड करना होता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, वो किसका होता है, स्पीकर का होता है लोकसभा का। तो यहाँ पे भी राज्यसभा का पावर छीन लेगा। उसका देखिए जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को, तो यहाँ पे भी लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा का पावर राज्यसभा से बड़ा है। और देखिए जॉइंट सिटिंग में सबसे ज़्यादा नंबर किसका होता है, लोकसभा का होता है, तो लोकसभा जीत जाती है। तो यहाँ पे लोकसभा का पावर एज कम्पेयर टू राज्यसभा ज़्यादा है। अब देखिए राज्यसभा किसी जो बजट होता है उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्कस ही कर सकती है, वो वोट ऑन डिमांड पे मतलब वो वोटिंग नहीं कर सकती है, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग नहीं कर सकती कौन, राज्यसभा। तो यहाँ पे लोकसभा का पावर एज कम्पेयर टू राज्यसभा ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों ये जो वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ये सभी चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में सभी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए जो नेशनल इमरजेंसी है उसको डिसकंटिन्यू करना, उसको ख़त्म करना है, तो वो जो रिजोल्यूशन जो पास करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास करना होगा, ना कि राज्यसभा। तो यहाँ पे भी लोकसभा का पावर एज कम्पेयर टू राज्यसभा ज़्यादा है। जो राज्यसभा हमारा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्फ्रेंस मोशन नहीं पास होता है, कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है, वो कहाँ पास होता है, लोकसभा। इसलिए देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, लोकसभा के प्रति होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ डिस्कस और क्रिटिसिज्म ही कर सकता है गवर्नमेंट का, ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को
रिमूव नहीं कर सकता है राज्यसभा। तो यहाँ पे लोकसभा का पावर एज कम्पेयर टू राज्यसभा ज़्यादा है। अब देखिए, अब बात करेंगे स्पेशल पावर कौन कौन से हैं राज्यसभा के पास। ठीक है दोस्तों, तो उसको डिस्कस करेंगे, जो कि लोकसभा के पास नहीं है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि देखिए, जो हमारी राज्यसभा उसके में क्या है, फेडरल कैरेक्टर है। तो मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट अगर चाहती कोई लॉ बनाना चाहती है, ठीक है, किस पे, जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, ये कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल नंबर 249 में ये बात लिखी हुई है। तो कौन ऑथोराइज करेगा, ये बात ऑथोराइज करेगी हमारी राज्यसभा ऑथोराइज करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, ठीक है, तो ये भी बात कौन ऑथोराइज करेगा, राज्यसभा ऑथोराइज करेगी, आर्टिकल नंबर 312 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इन दोनों के पावर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उस, हाँ एक और बात यहाँ पे, तो जो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास दी गई है, लोकसभा के ही पास है, राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, स्पेशल राइट या फिर इम्यूनिटी या फिर जो भी एग्जम्पशन इंजॉय किए जाते हैं, जो भी हमारे दोनों ही हाउस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, या फिर जो भी उनकी जो कमेटी होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी इंजॉय किए जाते हैं प्रिविलेज, उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बिना इस, अब क्यों दिया जाता है इनको प्रिविलेज, जिससे कि ये अपने मतलब इंडिपेंडेंसी और इनके जो भी एक्शन है उसको इफेक्टिव कर सके, मतलब किसी का इनके ऊपर दबाव ना रहे। अब देखिए, बिना इस प्रिविलेज के जो भी हमारे हाउस है वो ना ही अपनी अथॉरिटी मेंटेन कर पाएंगे, ना ही अपनी डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन कर पाएंगे, और ना ही अपने मेंबर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है उनका दो क्लासिफिकेशन है, वो क्या क्या है। अब वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि पूरे जो हमारी पार्लियामेंट का एक एक हाउस कलेक्टिवली इंजॉय करता है, और कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जिसको कि हर एक मेंबर इंडिविजुअली इंजॉय करता है, मतलब एक एक आदमी मतलब खुद मतलब पर्टिकुलरली इंजॉय करता है। तो देखिए, कलेक्टिवली प्रिविलेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट है वो पब्लिश कर सकती है उसकी रिपोर्ट, ठीक है, जो जो भी उसकी प्रोसीडिंग है उसके लिए रिपोर्ट पब्लिश कर सकती है। लेकिन देखिए, इस पे जो है रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट आया तो उसने फ्रीडम ऑफ प्रेस को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है वो एक्सक्लूड कर सकती है प्रोसीडिंग में, या फिर कोई सीक्रेट सीटिंग भी कर सकती है, मतलब जो स्ट्रेंजर हैं, जो बाहरी जो हैं, उनको अपनी मीटिंग में नहीं, अपनी प्रोसीडिंग में नहीं बैठाएगी, ठीक है, और सीक्रेट सीटिंग के लिए भी बुलावा भेज सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी आउटसाइडर या कोई मेंबर अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो पनिशमेंट भी है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे मैं बात करूं, जो भी जो भी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, हाउस में, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो या फिर उसी किसी कमेटी द्वारा हो, तो उस पर जो है कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई मेंबर हो या आउटसाइडर हो, वो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब वो अरेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चाहे वो लीगल प्रोसेस हो, मतलब सिविल और क्रिमिनल, किसके बिना, जब तक मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब अगर राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन, और लोकसभा की बात करें तो स्पीकर, जब तक उसकी परमिशन नहीं मिल जाएगी तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के, कब नहीं अरेस्ट करेंगे, जब 40 दिन पहले जब सेशन चालू होने वाला हो, साथ ही 40 दिन बाद जब सेशन खत्म हुआ हो। ठीक दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस के लिए है, क्रिमिनल केस के लिए नहीं है ये चीज़ें। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, मतलब वो जो भी काम करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो कोर्ट में उसके लिए जवाबदेही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, मतलब पार्लियामेंट की सीटिंग चल रही होती है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कोर्ट को मना कर सकते हैं कि हम गवाही देने नहीं आ सकते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के बारे में बात की गई है, तो ये दोनों ही दोस्तों एक दूसरे से कोरिलेटेड ही हैं। तो इसमें क्या है कि आ, जब भी ब्रीच हो प्रिविलेज का या फिर हाउस का कंटेम्प्ट हो, तो उस समय उसके लिए पनिशमेंट दिया गया। जैसे अगर बात करें, डिसोबीडियंस जो है एक लेजिटिमेट ऑर्डर का हाउस के अंदर, वो क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, लेकिन इसको पनिश किया जा सकता है किस तरीके से, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के तौर पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बात करते हैं सोर्सेस ऑफ प्रिविलेजेस कहाँ से आए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल नंबर 105, उसमें क्या लिखा हुआ है
कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है दोस्तों, और वो जो है जो भी उसकी प्रोसीडिंग है उसको पब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए ये सभी जो प्रिविलेजेस आई हैं ये सब हमने लिया कहाँ से, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से प्रिविलेजेस लिया। अब देखिए सॉवरेनिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पे सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है ये डॉक्ट्रिन कहाँ के लिए है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए है। क्योंकि वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, यहाँ तक कि एसी से थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकती कि वो आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती, बाकी वो सभी काम कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सॉवरेन कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। पार्लियामेंट के ऊपर भी, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो चैप्टर है पार्लियामेंट ये खत्म होता है, इसकी समाप्ति हो गई आज। अब देखिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ टेबल है कि किसको कितने कितने सीट है, राज्यसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो आंध्र प्रदेश को राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे आराम से देख लीजिए। आराम से आप चाहें तो वीडियो को रोक भी सकते हैं और उसके बाद भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आगे बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के लिए है। यूनियन टेरिटरी में देखिए यूटी में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए ही राज्यसभा में सीट है। ठीक है दोस्तों, और अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप के लिए राज्यसभा में सीट नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही सीट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद ये जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है लोकसभा में उसके बारे में दिया गया है टेबल। तो ये उतना कोई खास जरूरी नहीं है आपके लिए। ठीक दोस्तों, और ये लिस्ट है लोकसभा में कौन कौन जो है जो हमारी पहली लोकसभा थी वो कब से कब तक चली थी, कब वो एक्सपायर हुई थी, वो सभी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो ये भी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। हाँ, ये आपको अगर पढ़ना है तो देखिए फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये कब से कब तक थे, 1952 से लेकर 1956 तक। ये ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सेकेंड वाला भी चाहे तो याद कर सकते हैं, कौन से, आनंद सयनम अयनगर। ये कब से कब तक थे, 1956 से लेकर 1957 तक स्पीकर थे लोकसभा के लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं पार्लियामेंट के। तो देखिए आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारी पार्लियामेंट किस तरीके से बनेगी। 80 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। 81 में कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल। 82 में रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 84 में क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, रिजोल्यूशन, ये सभी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं। 86 में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट टू द हाउस। मतलब इसमें क्या है कि जो भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल रहता है, वो किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकता, बाकी बोल सकता है किसी भी हाउस में जाके। देखिए आर्टिकल नंबर 89 में क्या कहा गया है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो राज्यसभा है। आर्टिकल नंबर 19 में वेकेशन एंड रिजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। 91 में पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन। 92 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर कंसिडरेशन। 93 में लिखा हुआ है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, मतलब लोकसभा के लिए। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। चलिए आगे बात करते हैं वेकेशन और मतलब कब सीट खाली हो जाएगी, कब रेजिग्नेशन देना पड़ेगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। ठीक है, पावर क्या है डिप्टी स्पीकर की, मतलब आर्टिकल 95 में लिखा हुआ है कब जो डिप्टी स्पीकर स्पीकर के तौर पे काम करेगा। अब देखिए आर्टिकल नंबर 96 में क्या लिखा हुआ है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर कब प्रिसाइड नहीं करेंगे, जब उनके खिलाफ रिजोल्यूशन चलाया जा रहा होगा उनको हटाने के लिए, तब वो लोग प्रिसाइड नहीं करेंगे हाउस को। अब देखिए 97 में सैलरी और अलाउंस के बारे में डिस्कस किया गया है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, साथ ही साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सैलरी और अलाउंस के बारे में। 98 में सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। उसका देखिए 99 में ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर। 100 में वोटिंग इन द हाउस। 101 में वेकेशन ऑफ द सीट। 102 में
डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ये सब आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। 103 में डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 104 में पेनल्टी फॉर सीटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 वेन नॉट क्वालिफाइड और वेन डिस्क्वालिफाइड। मतलब ये सब देखिए दोस्तों सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने जो है ऊपर जब मैंने डिस्कस किया तो वो सब आर्टिकल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। हाँ बस आप इन सभी आर्टिकल्स एक बार नज़र से खाली उतार लीजिए, जैसे कि 105 में क्या है, पावर और प्रिविलेज जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास है। 106 में सैलरी और अलाउंस जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल मैटर जो जैसे कि बजट के लिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 112। ठीक दोस्तों, तो यही सब चीज़ें हैं जो आर्टिकल्स हैं आपके, आप इसको पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 120 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका पार्लियामेंट का चैप्टर बिल्कुल द एंड पे आ गया, खत्म हो गया। अब जो अगला लेक्चर आएगा तो अब हमारी मुलाकात वहाँ पे होगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।